Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8, second semester, chapter number 4, Karma Yogi Lal Bahadur Shastri. This chapter is explained and hard words, word meaning, शब्दार्थ also completed. अभ्यास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज. स्वाध्याय ऑल्सो कंप्लीटेड. स्वाध्याय में लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, दिस वन. एक था शेर, उससे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था. जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची. कौन था? एक शेर था और उसको क्या था? अपनी ताकत पर, उसको अपनी हिम्मत पर बहुत घमंड था, प्राउड था. और जंगल के सभी प्राणी जो कि जंगल में रहते थे, उन सब ने प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची. छोटी सी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. है ना. अब इसमें क्या करना है? अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा. ओके. आप मुझे ये वॉइस मैसेज में आगे बता सकते हैं कि शेर का घमंड चींटी ने कैसे उतारा. अभी मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ ये स्टोरी. लिसन प्रॉपरली एंड राइट इन CW ऑल्सो. वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ. एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था. जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची. तो छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी. चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई. शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई. वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लग गई. शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था. तब वे उसके बालों में छिप जाती थी. थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया. उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता. आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना. शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली. अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा. मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया. जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला. ओके, कंप्लीट दिस स्टोरी. राइट इन योर CW. नाउ आई विल एक्सप्लेन ग्रामर दिस चैप्टर. इस चैप्टर की मैं ग्रामर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. भाषा सज्जता. ओके. हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं. अब इनके भेद के बारे में जानेंगे. आपको मैंने अव्यय एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना. अब इसके प्रकार, भेद के बारे में. निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. फर्स्ट है, भावेश कम बोलता है. सेकंड है, साहिल झटपट तैयार हो गया. नेक्स्ट है, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है. नेक्स्ट है, वंदना भीतर बैठी थी. निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द. रेखांकित मतलब जो कि अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे इसमें कम, इसमें झटपट, इसमें प्रतिदिन और इसमें भीतर. ये सब वर्ड क्या है? रेखांकित किए हुए शब्द है. ये अंडरलाइन किए हुए हैं. निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं. कम शब्द क्रिया का परिमाण, मात्रा. झटपट शब्द क्रिया की रीति हो गई. और प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल. और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं अथवा वे क्रिया विशेषण अव्यय है. ये किस तरह के विशेषण है? क्रिया विशेषण. ओके.
नेक्स्ट, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, है ना। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, जैसे क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, जैसे आज, कल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। इस तरह के विशेषण क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो ये जो के साथ है ना, रेखांकित शब्द है जो अंडरलाइन किया हुआ है, के साथ, ही क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई थी। तो किसके ओर, के चारों ओर, है ना। नेक्स्ट है, हमारे घर के आगे मस्जिद है। तो के आगे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। तो मधुर से मधुर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। फिर आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो की जगह जो कि अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित वर्ड है, वो क्या है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं, है ना। ये हमेशा संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी के नाम। संज्ञा क्या होता है, व्हाट इज अ संज्ञा, किसी नाम या जगह को हम संज्ञा कहते हैं ना। तो वो उसके बाद ही आता है क्रिया विशेषण। जैसे साजिद, साजिद की जगह, मानसी से मधुर गीत, घर, घर भी किसी प्लेस का है, नेम मतलब प्लेस है, तो दैट इज अ संज्ञा। बगीचे, बगीचा भी क्या है, संज्ञा है। और राम, राम मतलब किसी का नेम है, तो किसी का नाम, कोई किसी चीज़ का नाम, जगह, वस्तु, है ना, ये क्या कहलाते, संज्ञा। तो ये निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं, मतलब ये संज्ञा के बाद ही आते हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं, जैसे के साथ, राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर मतलब बगीचे और दीवार का, के आगे, तो किसके आगे, घर और मस्जिद के आगे, है ना। और यहाँ पे बोला है फर्स्ट में कि के साथ, तो किसके साथ, राम और लक्ष्मण के साथ। फिर के चारों ओर, तो किसके चारों ओर, बगीचे और दीवार के चारों ओर। के आगे मतलब किसके आगे, घर और मस्जिद। तो ये जो घर और मस्जिद है, राम और लक्ष्मण है, बगीचे और दीवार है, ये सब क्या है, संज्ञा के नेम है। दिस वन, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये सब क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा के बाद ये वाले वर्ड यूज हुए हैं। फिर के आगे, तो किसके आगे, घर और मस्जिद के आगे। फिर से मधुर, तो मनीषा और मानसी का, तो मनीषा मानसी से मधुर गीत गाती है ना। फिर नेक्स्ट है, की जगह, तो किसकी जगह, साजिद और वाजिद, साजिद की जगह वाजिद, है ना। नेक्स्ट है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय है ना। जो संबंध दर्शाते हैं वो कैसे अव्यय हो गए, संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नेक्स्ट, निरोद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। नेक्स्ट है, रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया। थर्ड है, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों तथा दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे रेखांकित शब्द है वो किसको, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों तथा शब्दों को परस्पर मिलने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसीलिए आदि, ये कौन से हो गए, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक है, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। इनमें ये सब वर्ड क्या है, रेखांकित है। अरे, हाय, वाह, ठहर, बाप रे, ये सब उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय, है ना। शोक मतलब शोक व्यतीत करना, विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष मतलब खुशी होना, क्रोध मतलब गुस्सा आ जाना और भय मतलब डर जाना। ये सब आदि के मन के भावों को प्रकट करता है ना। एकदम से बोलते अरे वाह, अरे क्या बात कर रहा है, हाय राम ऐसा हो गया, अरे वाह, है ना, ठहर जा, बाप रे, ऐसे इस तरह के हम वर्ड यूज़ करते हैं।
जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं ना, अचानक से निकल जाते हैं। हम किसी की बात सुनते हैं और सुनते ही तुरंत हमारे ये से एक्सप्रेशन आते हैं और ये वाले वर्ड्स निकलते हैं हमारे मुंह से, तो तुरंत ये स्वतः ये वर्ड अपने आप निकल आते हैं, तो ये विस्मय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय माने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। फर्स्ट है आज मैंने बहुत कम खाना खाया। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो इसमें अव्यय क्या होगा? आज, है ना, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट है अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो आगे क्या हो गया? संबंध बोधक, है ना, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर थर्ड नंबर पर मीनाक्षी और साल्वी गाँव जा रही है, तो मीनाक्षी और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। फिर नेक्स्ट है अरे ये क्या कर रहे हो, तो अरे क्या हो गया? विस्मय आदि बोधक अव्यय, जो भी लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, विस्मय आदि बोधक, जो जस्ट इसके ऊपर ही है ना, अरे। अपने जो अव्यय छाटे उनका प्रयोग करके अन्य वाक्य बनाइए। आपको इनसे अन्य वाक्य बनाना है। जैसे फर्स्ट वाला था आज, तो आज जो अव्यय है इसमें आज है, इसमें आगे, फिर इसमें और नेक्स्ट में अरे, ये चारों, इन चारों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो फर्स्ट से आप क्या वाक्य बनाएंगे? आज से हम आज घूमने जाएंगे। सेकंड वर्ड है अव्यय है आगे, तो गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड है सोनल और मीना सिनेमा देखने गई। और लास्ट है अरे, अरे से आप बनाएंगे सेंटेंस, अरे विजय तुम यहाँ कैसे? ठीक है। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए। अब तो आपको निबंध मन से लिखते आने चाहिए, है ना, आपको टॉपिक्स के पॉइंट्स मिल जाए तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध ऐसे लिखते आना चाहिए। मेरा प्रिय नेता, आपका प्रिय नेता कोई भी हो सकता है ना, आप उसके ऊपर लिख सकते। फिर सेकेंड है राष्ट्रीय नेताओं के चित्र चार्ट पर चिपकाइए। नेक्स्ट है ऐसे डाक टिकटों का संग्रह कीजिए जिसमें राष्ट्रीय नेता के चित्र हों। किसी राष्ट्रीय नेता के जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाइए। नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में सचित्र जानकारी प्राप्त कीजिए और महापुरुष और उनके नारों की सूची बनाइए कि कौन कौन से महापुरुष ने कौन कौन से नारे बोले, है ना। बहुत से महापुरुषों के नारे बहुत फेमस हुए हैं, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से महापुरुषों ने कौन से नारे बोले हैं। फिर निम्नांकित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो चलिए मैं बताइए आप लोग क्या क्या नेम हैं। यहाँ पर आएगा सावरकर, ओके, सावरकर आएगा यहाँ पे। यहाँ पर आएगा अमीर चंद, अमीर चंद, द आ जाएगा, द दवात का। फिर राम प्रसाद बिस्मिल, ओके, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर अजीत सिंह, ये अजीत सिंह हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट है फिर राम प्रसाद, अच्छा ये तो हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। फिर यहाँ पर आएगा चंद्र, ऊपर न लिखा है तो ओनली यू राइट हियर द्र,
द्र। चंद्रशेखर आजाद, द आएगा। बटुकेश्वर दत्त, ये दत्त आई गया है, यहाँ पर लिखेंगे द, यहाँ पर ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी चंद्र द्र, द में र का हलंत्र। चंद्रशेखर आजाद, फिर बटुकेश्वर दत्त, ये हो गया। फिर यहाँ पर आएगा भगत सिंह, और यहाँ पर आएगा मंगल पांडे, ये मंगल पांडे हो गया, और ये भगत सिंह हो गया। हो गया। कंप्लीट दिस पजल and complete this chapter also. Okay, all exercise completed. जैसे महापुरुष और उनके नारे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से महापुरुषों ने कौन कौन से नारे बोले थे, और नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, है ना। ब्रिटिश जो सरकार थी, जब हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने उस पर नमक पर कर लगाया था। इससे नमक महंगा हो गया। इससे नमक महंगा हो गया। जब सरकार ने इसके ऊपर, ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर कर लगा दिया, तो यह क्या हो गया था, महंगा हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की ओर कूच की, है ना। दांडी यात्रा उन्होंने शुरू की, कहाँ से, साबरमती से। कब की, 12 मार्च 1930 को उन्होंने यह दांडी योजना, मतलब नमक के ऊपर कर हटाने के लिए यह दांडी यात्रा शुरू की। हजारों लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। दांडी पहुंचकर, साबरमती से दांडी की ओर चली। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के थारासणा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। फिर नेक्स्ट है हिंद छोड़ो आंदोलन। हिंद छोड़ो आंदोलन में 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती करके इस युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीय सेना बनाई और भारत के सैनिकों को उन्होंने लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनको भारतीय सैनिकों की उस वक्त बहुत आवश्यकता थी, और उन्होंने भारतीय सैनिकों ने सहयोग दिया। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। क्या कहा, गांधी जी ने इसका विरोध किया 1942 में, और उन्होंने क्या कहा, या तो हम करेंगे या मरेंगे, यह नारा लगाया, और उन्होंने अंग्रेजों से भारत को छोड़ने को कहा कि तुम ये भारत छोड़ दो। हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। हिंद छोड़ो आंदोलन में क्या किया था गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, जो अंग्रेज़ लोग थे, उनको भारत छोड़ देने के लिए कहा, और यह आंदोलन चलाया, और उसी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट है महापुरुष और उनके नारों की सूची। महापुरुष गांधी जी का क्या नारा, कौन सा नारा फेमस था, करेंगे या मरेंगे। फिर नेक्स्ट महापुरुष है, जो नेता थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने यह नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी का यह नारा बहुत फेमस था, जय जवान जय किसान। फिर लोकमान्य तिलक का स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। उन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसको लेके ही रहूँगा। स्वराज मतलब मेरा राज्य, है ना, मेरा राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसमें लिखकर ही रहूँगा, और उन्होंने इसे लिया। फिर नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे कि आराम हराम है, यह उनका नारा फेमस था। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो।
ओके, थैंक यू।